चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड को। ठीक, तो ये जो कंपनी है इसका हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी में से ये एक रिकमेंडेशन आया था। 3.2% से अपसाइड है। अभी जो कंपनी का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 403.70 रुपीज़। ये जो है थोड़ा लेट है, लैग होता है इसमें। तो अभी जो एग्जैक्ट प्राइस है 403.70 रुपीज़, 3.02% से अपसाइड है। ठीक, चलिए तो फिर देखते हैं। करंट प्राइस 404 रुपीज़ का, बुक वैल्यू 347 रुपीज़ की है। अगर कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखें तो कंपनी जो है फेरोक्रोम का प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में। और जो है कंपनी, ये जो फेरोक्रोम है ये स्टीलनेस स्टील को बनाने में इस्तेमाल होता है। कंपनी का जो प्लांट है, कंपनी ओवरऑल जो सेटअप हुई थी वो हुई थी 1961 में। ठीक, चलिए तो फिर अपन चलते हैं, थोड़ा सा की सेगमेंट्स भी देख लेते हैं ताकि अपन कंपनी का कहाँ कहाँ एक्सेस है वो देख लें। डोमेस्टिक में 5% का है, एक्सपोर्ट है 95% ही एक्सपोर्ट करते हैं अपना। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में दिए हुए 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं इनमें इनकी, और एक उड़ीसा में है इनकी, दो यूनिट दोनों उड़ीसा में ही हैं। और उसके बाद इस तरीके से इन्होंने ओवरऑल बताया है। जो कि देखिए ओवरऑल क्या है, बिजनेस करता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आप एक व्यू बना सकते हैं कि क्या आगे इस बिजनेस की डिमांड रहेगी या कोई नया इनोवेशन वगैरह आया है जिससे कि डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। जो भी एनालिसिस है वो करने के लिए बहुत काम आता है ये। ठीक, तो ये ओवरऑल अपन देख लेते हैं। मैक्स चार्ट की अगर अपन बात करें तो मैक्स चार्ट में अभी इन्होंने जो अपना ऑल टाइम हाई है ना, वो 13 अप्रैल 2022 में इन्होंने टच किया था। ठीक, अगर अपन ओवरऑल देखें तो अभी भी फिर एक बार ये वहाँ जाने की कोशिश कर सकता है, तो अपन उसके लिए भी एक व्यू बनाएंगे। थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। प्रोज में देखें तो कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.16 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, और कंपनी जो है वो हाई हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके चल रही है 17.8% का। कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया, ये अच्छी बात है। ओवरऑल कॉन्स में कुछ भी नहीं लिखा है इन्होंने नेगेटिव अभी इसमें, लेकिन अपन वो खुद डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है। थोड़ा देखते हैं, चलिए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलते हैं। तो सेल्स बढ़ी हैं 637 से 702। एक्सपेंसेस की बात करें 498 से 529, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो 139 से 173 करोड़, ये भी बढ़ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 22 से 25% हो गया है। अदर इनकम जो है -1 से 10 करोड़, ये बढ़त है इसमें। इंटरेस्ट की बात करें तो वो कम हो गया 9 करोड़ से 8 करोड़। डेप्रिसिएशन 29 से 25 करोड़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें 99 से 149 करोड़ का है, जो कि बढ़ा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स परसेंटेज जो है 35 से 26% कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो है 64 से 111, और ये क्वार्टरली बेसिस पर है। 64 से 111 का हुआ है। और अर्निंग पर शेयर की अगर अपन बात करें तो 11.87 से 20.46 हो गया है। ठीक, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर अपन देखें तो देखिए ओवरऑल जो सेल्स हैं वो बढ़ी हैं 2603 करोड़ से 2676 करोड़। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 810 से 488 करोड़ का कम हुआ है। और उसके बाद देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 31 से 18% का हो गया है, जो कि काफ़ी कम हो गया है। अभी देखते हैं चलिए। और 17 से 9 करोड़ अदर इनकम है। इंटरेस्ट की बात करें तो 59 से 66 करोड़ बढ़त है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ 110 करोड़ से 107 करोड़, ये भी कम हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 658 से 324 करोड़। टैक्स परसेंटेज 23 से 30% का हुआ है, ये भी बढ़ा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 508 करोड़ से 226 करोड़, काफ़ी कम हो गया है। अर्निंग पर शेयर जो 94.01 था वो अब 41.75 हो गया है इस साल। और इसके बाद लास्ट जो है वो है डिविडेंड पे आउट, जो कि इंटरेस्टिंगली ओवरऑल नेट प्रॉफिट इनका गिरा है, लेकिन डिविडेंड पे आउट इन्होंने 13% से 24% कर दिया, बढ़ाया है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट पर। तो देखें शेयर कैपिटल जो है उतने का उतना ही है, 54 करोड़ का 54 करोड़। रिजर्व जो है 1661 से 1819, ये बढ़ गए हैं। बोरोइंग्स जो हैं वो कम हो गई हैं। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 616 से 440, ये भी कम हो गया है। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें 2821 से 2654। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो 1111 से 990 करोड़, ये कम हो गए हैं। CWIP की बात करें तो 2267 से 70। CWIP जो है वो भी कम हो गया है। उसके बाद में अगर अपन देखें इन्वेस्टमेंट तो 155 करोड़ से 264 करोड़, ये बढ़े हैं। और उसके अदर एसेट्स की बात करें तो 1290 से 1330, ये भी बढ़े हैं। टोटल एसेट्स उस तरह बैलेंस हो गए।
अब चलते हैं कैश फ्लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 390 करोड़ से 151 करोड़ ये कम हुआ है। इन्वेस्टिंग कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है -106 हुआ करता था, अब पॉजिटिव 140, काफ़ी अच्छी बढ़त, ओवरऑल नेगेटिव से पॉजिटिव मिला है, अच्छी ग्रोथ है। इसके बाद में अगर अपन देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से -284 से -291, ये और भी ज़्यादा नेगेटिव में चला गया है। और लेकिन ओवरऑल अगर आप बैलेंस करें, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में आया है, पिछली बार नेगेटिव 0 हुआ करता था, मतलब ओवरऑल 0 था। अब देखते हैं यहाँ पे अपन देखें तो 1 आ गया है, ठीक, जो कि पॉजिटिव कैश फ्लो है। और देखें तो अब देखते हैं, चलिए आगे रेशियोज की देख लेते हैं। रेशियोज में जो है डेटर डेज जो है 20 से 12 हो गए हैं। इन्वेंट्री डेज जो है 207 डेज से कम होकर के 162 हो गए हैं। डेज पेबल जो है 49 से 52 हो गए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल 178 डेज से 122 के हो गए, ये भी कम हुई है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 79 से 117 डेज के हो गए हैं। और आरओसी जो है 34 से 18% का है, ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, प्रमोटर होल्डिंग जो है वो उतनी की उतनी ही है। एफआईआई जो है 1.40 से 1.67 ये बढ़ाते हैं। डीआईआई जो है 0.01 से 0.08 ये बढ़े हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं अपन। पब्लिक पे देखें तो 39.89 से 39.55% ये कम हुआ है पब्लिक की होल्डिंग। ईयरली बेसिस पर देखें तो वैसे ही अपने को 59.69 का उतना ही है। प्रमोटर्स का एफआईआई का देखें तो बढ़े हैं। डीआईएस की बात करें तो वो भी बढ़े हैं। और इसके बाद में डीआईएस ने 0.01 से 0.08 ईयरली बेसिस पर बढ़ाया है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 39.89 से 39.55 ये भी कम हो गया है, ठीक है, ये कम हुआ है। अब चलिए, अब अपन यहाँ अपने एक एनालिसिस कर लिया, अब अपन चलते हैं चार्ट पे इनके, और हम इसमें क्या व्यू बना रहे हैं वो आपको थोड़ा शेयर कर देते हैं। तो हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको अपना स्टॉप लॉस में पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए, अभी अगर अपन देखें स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है वीकली चार्ट है। हम लॉन्ग टर्म गोल्स हमेशा वीकली चार्ट पे ही बनाते हैं। तो अपने को तो खैर अपसाइड को ही एनालिसिस करना है, तो अपन अपसाइड पे ही चलते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं, जो अगर अपन पिवट थ्योरी की बात करें तो पिवट पे से बाउंस इसने यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे अगला पिवट जो है वो 441.05 है, जो कि काफ़ी अपसाइड है। इसीलिए हमने एक व्यू बनाया है यहाँ पर कि एटलीस्ट जो है 418 को अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि ये 10 रुपीज़ की रैली अपसाइड पे ले सकता है। अभी भी अच्छी खासी रैली अपसाइड पे ले रहा है, लेकिन अगर ये उसको ब्रेकआउट देता है तो एक चांस है कि वहाँ थोड़ा अपसाइड रैली ले सकता है। अगर मान लीजिए कि ये सेकंड पिवट को ब्रेक करता है, जो कि हमारा है 441.05 का, अगर ये 441.05 के पिवट को और ब्रेक करता है 441.40, या फिर अगर एग्जैक्ट पिवट को लेने से अच्छा होता है हमेशा अपने एक राउंड फिगर नंबर लेकर के चलना चाहिए, उसको एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। तो अपन देखते हैं, चलिए साइकोलॉजिकल लेवल भी डिसाइड कर लेते हैं। 441.40 को साइकोलॉजिकल लेवल मान सकते हैं अपन। अगर उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है कि फिर एक बार ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करिए, और एटलीस्ट उसके लिए जर्नी लेने की कोशिश करिए। ये वीकली चार्ट है, इसलिए इसके जो विक्स भी होंगे वो भी थोड़े से अपने को ध्यान ऐसे ही कंसिडर करके चलना है। डे टू डे बेसिस पे सोचना है कि कितने देर वहाँ पे सस्टेन किया, ठीक है। चलिए, तो फिर इसमें इतना ही है। फिर एक बार बता देते हैं 418 पे एटलीस्ट हम एक पोजीशन को सोच रहे हैं अगर बनाते हैं, और उसके बाद फिर अगर ब्रेकआउट की बात होती है तो 441.40 पे अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम अपने को फिर एक बार देखने मिल सकता है, ठीक। चलिए, इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।